Assalamu alaikum, this is Musaddiq Keswani. Welcome back to another video lecture from the series of ICAP Computer Based Examination Tricks and Techniques. ICAP के कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ICAP का सॉफ्टवेयर इटसेल्फ खुद, ठीक है, जिसकी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिवली क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस की थी कि किस तरह से हमने पेपर को अटैम्प्ट करना है उस सॉफ्टवेयर के ऊपर। और दूसरा जो ICAP के CBE पॉलिसी के तहत अब हार्ड बाउंड बेरेक्स हमें अवेलेबल नहीं होंगे एग्ज़ाम में, बजाय इसके हमारे पास ICAP के एग्ज़ामिनेशन सॉफ्टवेयर के अंदर एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिस लिंक के थ्रू हम बेरेक को सॉफ्ट फॉर्म में एक्सेस कर रहे होंगे। इसका मतलब हमारे पास अब जो हाईलाइटिंग, बुक मार्किंग, ये जो सारे ऑप्शंस थे अब ये अवेलेबल नहीं होंगे। तो अब फिर इस सिचुएशन में हम किस तरह से सॉफ्ट वाले बेरेक को यूज़ करेंगे और जो भी लिमिटेशंस जो अब हमें लग रही हैं कि सॉफ्ट बेरेक में है, तो उसको हम किस तरह ओवरकम करेंगे, आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम ये भी देख रहे होंगे कि हमने बेरेक को किस तरह यूज़ करना है और साथ साथ उस बेरेक के अंदर जो सॉफ्ट बेरेक है उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं और उससे हम किस तरह से अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, किस तरह हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो हमारे ऑप्शंस हार्ड बाउंड बेरेक की वजह से ना होने की वजह से कैंसिल हो गए, उनको हम सॉफ्ट बेरेक में किस तरह से रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो आए देखते हैं। अच्छा देखिए, अब मेरी स्क्रीन पे ये वो बेसिकली स्क्रीन खुलेगी आपके पास। जब आप ICAP के एग्ज़ाम के अंदर भी लिंक एक्सेस करेंगे तो ये स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। अब इस स्क्रीन के अंदर आपके पास दो बेरेक्स हैं और एक ICAP कोड ऑफ एथिक्स का लिंक है। ठीक है, मैं दूसरा वाला बेरेक खोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा चूज़ करते हैं। ये मैंने ICAP का बेरेक ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे तो ठीक है, ये देखें, ये मेरे पास इसकी इस तरह से पूरा इसका इंटरफेस आ रहा होगा। अब इसके इंटरफेस के अंदर देखें, जब ये यहाँ से लेफ़्ट साइड पे 3 लाइंस है, इसके ऊपर जब मैं जाता हूँ तो एक बेसिकली मेरे पास नेविगेशन पेन पूरा ओपन हो जाता है। अब इस पेन से आप एफिशिएंटली जो है वो बेरेक में नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे जाएंगे तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ओपन हो जाएगा। फर्स्ट शेड्यूल दिया हुआ है, सेकेंड शेड्यूल दिया हुआ है, इसके अलावा पार्ट 2 है इनकम टैक्स का। अब ये पार्ट 2, पार्ट 1 ये सब इंडेक्स में आपके पास डिफाइंड है बेरेक के कि किस तरह से किस किस एरिया में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। साथ साथ कोड ऑफ एथिक्स है, नोटिफिकेशन, SRO, जनरल ऑर्डर, तो सबकी एक बेसिकली टाइप ऑफ ट्री डायग्राम बनी हुई है जिसको हम ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब एग्ज़ाम में चूँकि हमारे पास हार्ड बाउंड में क्या होता था कि हम बीच में कोई ना कोई चीज़, स्केल, पेंसिल वगैरह रख कर अपने डिफरेंट एरियाज़ को एक्सेस कर रहे होते थे आसानी से। अब यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो उसका एक हल ये है कि हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम के अंदर एक ही टाइम पे मल्टीपल बेरेक की स्क्रीन खोल लेंगे। किस तरह से मैं बताता हूँ आपको। यहाँ जाएंगे दोबारा और इसी तरह हम अपने पास मल्टीपल स्क्रीन्स खोल लेंगे। अब देखिए, मल्टीपल स्क्रीन्स मैंने खोल ली और हर एक में बेरेक मेरे पास अलग अलग एक्सेस हो जाएगा। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि इन्हीं स्क्रीन्स के ऊपर हर स्क्रीन को डेडिकेट कर सकता हूँ अपने डेडिकेटेड फंक्शन के लिए, अपने डेडिकेटेड यूज़ के हिसाब से। कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी पहली स्क्रीन को डेडिकेट कर दूंगा कि ये मेरी जो स्क्रीन होगी ये मेरी इंडेक्स की स्क्रीन होगी। क्योंकि देखें, कोई भी जब ओपन बुक एग्ज़ाम होता है तो उसमें किसी भी किताब को यूज़ करने के लिए आपकी उस किताब के इंडेक्स के ऊपर ग्रिप बहुत लाजमी है। अगर आपकी उसकी किताब के ऊपर ग्रिप नहीं है, उस इंडेक्स के ऊपर ग्रिप नहीं है, तो आप उस बुक के ऊपर कभी भी ग्रिप नहीं ले सकते, क्योंकि पूरी बुक को याद करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो अब अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ कि एक जो स्क्रीन है मेरी वो मैं इंडेक्स के लिए डेडिकेट कर देता हूँ। अब दूसरी स्क्रीन में मैं क्या करूँगा कि अगर मैं इनकम टैक्स के क्वेश्चंस की बात करूँ तो इनकम टैक्स के क्वेश्चंस में आपके पास मेनली 2 चीज़ें ही काम आ रही होंगी। एक आपका फर्स्ट शेड्यूल होगा जिससे आप रेट्स ऑफ टैक्सेशन, विथ होल्डिंग के रेट्स ये देख रहे होंगे, और ये 2 मेन चीज़ें जो फर्स्ट शेड्यूल से काम आ रही होंगी। तो दूसरी स्क्रीन में अपनी फर्स्ट शेड्यूल के लिए डेडिकेट कर देता हूँ और तीसरी स्क्रीन में अपने पास रखूँगा उस काम के लिए कि अगर मुझे कोई इन केस एग्ज़ाम में किसी सेक्शन को रेफ़र करना पड़ जाए, कोई ट्रीटमेंट है जो मुझे याद तो है मगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसको रेफ़र कर लूँ, तो उस वक्त बेरेक को बेसिकली ऑर्डिनेंस को एक्सेस करने के लिए, उसको रेफ़र करने के लिए तीसरी स्क्रीन में अपने पास डेडिकेट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इनको ड्रैग डाउन करके इस तरह से अपने पास अलग अलग टैब बना लेता हूँ इसके। क्यों? क्योंकि मैं ऑल टैब के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। अब आपके ऊपर है, अगर आप कंट्रोल टैब के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है तो आप ये ना करें। अच्छा, ये मेरी स्क्रीन थी जो मैंने इंडेक्स से रखी थी। तो अब चूँकि जब मैं टैब स्विच कर रहा हूँगा तो मसला ये होगा कि मुझे ये भी तो पता हो कि कौन सी स्क्रीन मैंने किस काम के लिए रखी थी। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम प्रेशर सिचुएशन में मैं कंफ्यूज हो जाऊँ। तो यहाँ पर ये जो एड्रेस बार है
एड्रेस बार के ऊपर आप जाकर लिख सकते हैं इस तरह से। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये मेरा इंडेक्स है किसका, ITO इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। और स्क्रीन पे कहीं पर भी मैं क्लिक कर दूंगा। जब मैं कहीं पर भी क्लिक कर दूंगा तो अब यहाँ से ये इसके ऊपर ये टाइटल की तरह स्टोर हो गया। अच्छा, इसको आप अगर चाहें तो वापस वो जो वेब एड्रेस लाना चाहें तो एस्केप प्रेस करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। खैर, लेकिन मैं इसको अभी इंडेक्स ITO बना देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी इंडेक्स की स्क्रीन हो गई। इसी तरह इसको मैं कर देता हूँ कि ये मेरी फर्स्ट शेड्यूल की स्क्रीन होगी, और फर्स्ट शेड्यूल इसमें यहाँ पर मैंने खोल कर रख दिया। अच्छा, एक दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आप सर्च बार में लिखना ना चाहें तो आप क्या करें कि आप इसके अलावा बाकी सब पेन्स को इस तरह बंद कर दें। जब इन सबको बंद कर देंगे तो आपको पता होगा कि आप कौन सी स्क्रीन में किस वक्त क्या नेविगेट कर रहे हैं। अच्छा, और तीसरी स्क्रीन मेरी जो थी वो मैंने रखी थी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिए। ठीक है। अच्छा, तो अब जब आप इनकम टैक्स का क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप इनकम टैक्स के क्वेश्चन के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऊपर लॉक भी लगा सकते हैं, लेकिन खैर इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। क्योंकि इनकम टैक्स में बेसिकली जब आप चीज़ों को सर्च कर रहे होंगे तो स्पेसिफिकली किसी कोई चीज़ कोई एरिया जब आपको पता होगा कि आपने इसी एरिया के ऊपर जाना है तो आप उसको इस तरह सर्च कर रहे होंगे। एक ब्लाइंड सर्च नहीं होगा जिस तरह हम सेल टैक्स में करते हैं। तो इसको लॉक लगाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब देखें बेरेक के ऊपर बेसिकली हमने किस तरह से जो आने वाले जो हमारे पास दिन बाकी हैं जो तैयारी करनी है वो बेरेक की किस तरह से करनी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं अगर आपसे बात करूँ तो ये मेरा इंडेक्स वाली स्क्रीन थी। तो अब मैं इंडेक्स की स्क्रीन के लिए जाता हूँ, पार्ट 1 पे क्लिक करूँगा, ये इंडेक्स आ जाएगा मेरे पास। अब इंडेक्स में अगर आप देखें तो बेरेक के अपने इंडेक्स के अंदर क्या हुआ है कि उसने अलग अलग एरियाज़ को चैप्टर वाइज ब्रेक किया हुआ है। जैसे चैप्टर 2 है चार्ज ऑफ टैक्स, इसके अंदर टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, सुपर टैक्स और इसके अलावा जो हमारी FTR की इनकम है उन सब के सेक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप और इसके अलावा कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम के लिए जो सेक्शंस हैं वो हेड ऑफ इनकम के सेक्शन यहाँ पर है। इनकम फ्रॉम सैलरी जो हमारा हेड ऑफ सैलरी है उसके जो सेक्शन है चार्जेबिलिटी के वो अलग से एक चैप्टर के अंदर उसने कंबाइन किए हुए हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का अलग से एक चैप्टर है, इनकम फ्रॉम बिज़नेस का है। इसी तरह स्पेशल प्रोविज़न जो डिडक्शन के थे हम इस इनकम फ्रॉम बिज़नेस में जो पढ़ते हैं उसका एक अलग से पूरा एरिया आ रहा है हमारे पास, जिसमें डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन, प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट ऑन डेट की बात है, बैड डेट है। ठीक, इसके अलावा टैक्स अकाउंटिंग के जो हमने सेक्शंस पढ़े थे वो सारे सेक्शन जो हमारे वॉल्यूम में जिस तरह चैप्टर वाइज है इसी तरह बेरेक में भी चैप्टर वाइज बने हुए और इंडेक्स में बाकायदा उन सबको मेंशन किया हुआ है। तो हमने करना क्या है कि हमने अपने आप को फेमिलराइज़ करना है उस इंडेक्स के चैप्टर्स के साथ, ताकि अगर एग्ज़ाम में देखें एग्ज़ाम में अगर कोई चीज़ आपको ढूंढनी है ना तो उसको ये तरीका नहीं होगा कि आप पूरे बेरेक में उसको ढूंढना शुरू कर दें। आपने चीज़ों को नैरो डाउन करते जाना है। अब नैरो डाउन करने का तरीका यही होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई चीज़ ढूंढनी है, लेट से अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन की बात बेरेक में कहाँ लिखी हुई है। अब डेप्रिसिएशन की बात अगर लिखी है तो वो स्पेशल डिडक्शंस के अंदर होंगी। ठीक है, तो अगर मैं जाता हूँ तो ये स्पेशल प्रोविजंस है डिडक्शन की, उसके अंदर लिखी होगी। अब उसके अंदर देखें चीज़ें नैरो डाउन कर दी। अब मैं ढूंढूंगा तो सिर्फ इन्हीं सेक्शंस के अंदर ढूंढूंगा, तो डेप्रिसिएशन का सेक्शन आपके पास दिया हुआ है। इसी तरह कैपिटल गेन के सेक्शन दिए हुए हैं। तो अगर आपको देखना है कि कैपिटल गेन की क्या ट्रीटमेंट थी और कैपिटल गेन का सेक्शन नहीं भी याद है तो आपको इस तरह चैप्टर में जाकर उसके सेक्शंस को देख लेना है। तो बेसिकली आपने चीज़ों को याद इस वे में बेरेक के ऊपर करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है, उसको जब मैं रेफ़र करना चाहूँगा तो मैं किस पाथ को फॉलो करूँगा उस सेक्शन तक, उस ट्रीटमेंट तक पहुँचने के लिए। एग्जेम्पशन एंड टैक्सेशन, इसके अलावा लॉसेस का एक अलग से पूरा चैप्टर बना हुआ है जो लॉसेस की जितनी भी ट्रीटमेंट है इसमें ये देखें, ग्रुप टैक्सेशन, ग्रुप रिलीफ, कैरी फॉरवर्ड के रूल, सेट ऑफ लॉसेस जो हैं हमारे पास उनकी क्या ट्रीटमेंट होती है वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं। डिडक्टेबल अलाउंस, टैक्स क्रेडिट, कॉमन रूल्स, टैक्स ईयर, एसेट की जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि एसेट की कॉस्ट क्या होगी, कंसिडरेशन क्या होगी, वो सारी चीज़ें, नॉन रिकग्निशन रूल। इसके अलावा अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो अब देखो अगर मैं एक चीज़ ढूंढना चाहूँ, मैं यहाँ पर ढूंढता हूँ कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हाँ, इसी तरह से अब अगर मैं इंडेक्स में ढूंढना चाहूँ देखें इसमें हमारे पास कुछ सेक्शंस होते हैं जो यहाँ नीचे आऊँ तो मैं
अच्छा, आप देखें डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, जितने हमारी विथहोल्डिंग के सेक्शंस होते हैं जिसमें हमेशा हमें एक कन्फ्यूजन रहती है कहाँ विथहोल्डिंग होनी चाहिए थी और कहाँ पर विथहोल्डिंग नहीं होनी चाहिए थी। तो ये वो सारे सेक्शंस हैं जो हमें डिफरेंट एरियाज़ में जितनी जितनी विथहोल्डिंग होनी चाहिए, क्या विथहोल्डिंग की लिमिट्स है, क्या विथहोल्डिंग के रेट्स हैं। रेट्स यहाँ पर नहीं लिखे होंगे, लेकिन वो रेट्स को कहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, उसका रेफरेंस होगा। तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको इस तरह से देखूँ कि लेट्स से सेक्शन 154A एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। अब एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज का मुझे देखना है, तो मैंने यहाँ से देख लिया कि ये सेक्शन 154A है, इंडेक्स से मैंने देख लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वाले सेक्शन में। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वाले सेक्शन में जाकर मैं सर्च करूँगा 154A। जब मैंने 154A सर्च किया, ये मुझे एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज वाले सेक्शन पर ले गया। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द प्रोसीड एट द रेट्स स्पेसिफाइड इन डिवीजन 4A ऑफ पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। इसने मुझे यहाँ से रेफरेंस बता दिया। तो आप एग्जाम में अगर आपने रेट्स देखने तो आप इस तरह से देख रहे होंगे कि पहले इंडेक्स से आपने सेक्शन ढूंढा, सेक्शन पे गए, सेक्शन से रेफरेंस देखा और रेफरेंस से आप जाएंगे फर्स्ट शेड्यूल के ऊपर। तो यहाँ से मैंने देख लिया क्या है, पार्ट 3 और डिवीजन 4A। तो फर्स्ट शेड्यूल वाले अपने इंडेक्स पे जाऊँगा, फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 3। अब देखें पार्ट 3 यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो स्टार्टिंग में मेरे पास पार्ट 1 लिखा हुआ है। अब पार्ट 3 तक मुझे जाना है, तो क्या मैं स्क्रॉल करते करते इतना टाइम लगाऊंगा कि पार्ट 3 तक जाऊँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या करूँगा कि देखें, मैं नोट करूँगा कुछ लूप होल्स हैं जो मेरे फ़ायदे के लिए। तो मैं उसको इस तरह से इस्तेमाल करूँगा कि पार्ट 1 जो लिखा हुआ है ना, मैं इसका केस चेक करूँगा कि ये केस किस केस में लिखा हुआ है, और मैं मैच केस का ऑप्शन ऑन करूँगा और लिखूँगा पार्ट 3। एक बार फिर से फर्स्ट शेड्यूल पे आ गया और वहाँ से मैं इसको सर्च करता हूँ। तो ये देखिए मुझे पार्ट 3 के ऊपर लेकर चला गया, रूल्स पे ले गया शायद, फर्स्ट शेड्यूल। एक बार फिर से फर्स्ट शेड्यूल पे जाएंगे और फर्स्ट शेड्यूल पे जाकर मैंने पार्ट 3 सर्च किया, तो ये मुझे इस तरह से पार्ट 3 पे लेकर चले गया। देखें, तो ये पार्ट 3 में आ गया। पार्ट 3 में अब डिवीज़न कौन सा था, ये ढूंढते ढूंढते अगर मेरे जहन से निकल जाता है, तो अब मल्टीपल स्क्रीन्स खोलने का फ़ायदा ये होगा कि मैं दोबारा से उस स्क्रीन पर जा ये मैं गया 4A डिवीज़न को ढूंढना। अब डिवीज़न को आप ढूंढेंगे नहीं, डिवीज़न को स्क्रॉल डाउन करके जा सकते हैं, क्योंकि डिवीज़न किसी भी पार्ट के अंदर इतने होते नहीं हैं, और फिर उसको फर्दर सर्च करेंगे ना तो चांसेस है कि आप उसमें वापस से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। तो डिवीज़न 4A में जाऊंगा मैं, डिवीज़न 4A। डिवीज़न 4A में ये रेट्स आ गए हमारे पास एक्सपोर्ट्स के ऊपर। एक्सपोर्ट्स में अगर PSAP से रजिस्टर्ड है तो 0.25 की टैक्स विथहोल्डिंग होगी और यही फाइनल टैक्स होगा। अदर केस में 1% की टैक्सेशन और यही फाइनल टैक्स होगा। तो इस तरह से आपने चीज़ों को एक्सेस करना है। अच्छा, उसके अलावा अब अगर मैं दूसरी बात करूं तो देखिए, इंडेक्स के अंदर एक तो मैंने आपको बताया कि चीज़ें आपकी ग्रिप में इंडेक्स के थ्रू होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ मेन सेक्शंस हैं जिनके ऊपर आपको डायरेक्टली एक्सेस करना है, आपको सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा, ना ये याद आ रहा है कि कौन से चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है, तो आप उसको किस तरह सर्च कर सकते हैं कि आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे जाएंगे अपने। ये ऑर्डिनेंस वाला मेरा बेरेक्ट है, इसमें मैंने क्या किया कि कैंसिल कर दी सारी चीज़ें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के स्टार्ट में आ गया दोबारा से। और फिर मैं क्या करूँगा कि लेट से अगर मुझे पेनल्टीज़ के सेक्शन पे जाना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फेल्स टू, क्योंकि अगर मैं पेनल्टीज़ का सेक्शन पढ़ चुका हूँ तो मुझे पता है कि पेनल्टीज़ के सेक्शन के अंदर फेल्स टू के वर्ड को बहुत बार यूज़ किया गया है, और वो हर चीज़ में ये कहता है कि अगर टैक्स पेयर फेल्स टू दिस तो फिर ये पेनल्टी है, फेल्स टू दिस तो ये पेनल्टी है। तो मैं उसको सर्च करूँगा। अब देखें, जब मैं इसको इस तरह सर्च करता हूँ, 2-3 चीज़ें आगे जानी पड़ेंगी मुझे, थोड़ा सा आगे जाऊँगा। अब देखें, ये इतना टाइम तो मुझे हार्ड बाउंड वाले बेरेक में भी लगता। ये देखें मैं पहुंच गया, ये मैं आ गया पेनल्टी वाले सेक्शन में, सेक्शन 182। मुझे याद नहीं था, लेकिन मुझे उस सेक्शन का कीवर्ड याद था, तो मैं वहाँ तक पहुँच गया। इस तरह से करके आप सेक्शन पे पहुँच गए। अब यहाँ पर आपने कोई भी चीज़ चेक करनी है, लेट से अगर क्वेश्चन में आता है कि रिटर्न फाइल नहीं किया तो रिटर्न के नाम से आप सर्च कर लें फर्दर। उसके अलावा अगर पेमेंट सबमिट नहीं किए तो उसके नाम से सर्च कर सकते हैं, विथ होल्डिंग नहीं किए तो उसके नाम से सर्च कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल अगर इंस्टॉल नहीं किए तो फिर उसके नाम से सर्च कर सकते हैं। तो ये वो कीवर्ड्स हैं, जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपने आइडेंटिफाई करना है और अपने दिमाग में रखना है। ये वो लूप होल्स हैं जिस तरह से आपने चीज़ों को एफिशिएंटली सर्च करना है, कि केसेस को मैच करना है, ठीक है। तो ये थी वो चीज़ें जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर बेरेक आपको बेसिकली किस तरह से काम आ रहा होगा और क्या क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको ग्रिप लेनी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने पास ये सारी स्क्रीन्स को क्लियर कर लेता हूँ ताकि हम देखें कि अब सेल टैक्स के क्वेश्चन के अंदर हमें बेरेक को किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने अपने पास जो है सारी स्क्रीन्स को एज इट इज़ जैसे स्टार्ट में होती है उस तरह से कर लिया कि अब सेल टैक्स के क्वेश्चन में हम किस तरह से बेरेक की स्क्रीन्स को डेडिकेट करेंगे और किस तरह से उसको यूज़ कर रहे होंगे।
तो देखिए सेल टैक्स का क्वेश्चन मेनली स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्जाम में, जो सबसे पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होते हैं ना, वो सेल टैक्स और एफईडी का करते हैं, क्योंकि वो कंपैरेटिवली आसान एरिया होता है, उसमें बेरेक का ज़्यादा यूज़ होता है। तो सबकी कोशिश ये होती है कि उस आसान एरिया में से जल्द जो है फ्रेश माइंडेडली हम मार्क्स को स्कोर करें, और फिर उसके बाद जो बेरेक का यूज़ है वो कम आ जाए, और फिर उसके बाद जो हमारी जितनी प्रैक्टिस है, जितनी हमारी नॉलेज है, उसकी बेस पे हम इनकम टैक्स का जो एरिया है उसको सॉल्व कर रहे हो। तो देखें, तो अब सेल्स टैक्स का जब एरिया आप सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो उसमें आपको बेसिकली बेरेक्स की मल्टीपल स्क्रीन यहाँ भी यूज़ हो रही होंगी। तो पहली जो स्क्रीन होगी ना, वो होगी आपकी मेन सेल्स टैक्स के इंडेक्स की, क्योंकि कहीं पर भी मैंने जिस तरह आपको बताया कि इंडेक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा, तो इसमें भी आप सबसे जो पहला पेज खोल रहे होंगे वो होगी इंडेक्स की। मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ उसको, इंडेक्स सेल्स टैक्स एक्ट, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि ये मेरी इंडेक्स की स्क्रीन है। दूसरी स्क्रीन मैं खोल लेता हूँ अपने पास सेल्स टैक्स के शेड्यूल्स की। अच्छा, अब शेड्यूल्स के अंदर क्या करेंगे कि जब हम चीज़ों को सर्च कर रहे होंगे ना, तो एक ये बड़ा मसला आता है कि हम सर्च कोई चीज़ करते हैं और वो सर्च में वो चीज़ हो सकता है कि वो तो बहुत सारी जगहों पे इनकम टैक्स में भी लिखी हुई हो, और कहीं एसआरओ में भी लिखी हो, और कहीं पे सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर भी ऐसी जगह पे लिखी हो जो हमारे लिए उस वक्त रेलेवेंट ना हो। तो एग्ज़ाम में क्या होगा कि हम चीज़ को सर्च करेंगे, देखेंगे वो चीज़ मिल गई, और चांसेस है कि हम बगैर पढ़े उसको प्रोसेस कर दें और आगे अपने सॉल्यूशन में अकाउंट फॉर कर लें। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे हम कि हम पेज लॉक का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखें एक फंक्शन है हमारे पास, जहाँ पर यहाँ पर आप पेज लॉक अप्लाई कर सकते हैं, और पेज लॉक जो अप्लाई करेंगे ना, वो आप इस पेज नंबर से नहीं करेंगे जो बेरेक का है, आप पेज लॉक फाइल के पेज नंबर से करेंगे, जो कि यहाँ लेफ़्ट पे लिखा हुआ आता है। अब पेज लॉक लगाने का तरीका क्या है कि बहुत से लोग इस पेज लॉक की रेंजेस जो है ना उनको याद कर रहे होते हैं, जबकि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। आप देखें, जब मैं इससे यहाँ पर शेड्यूल पे गया, शेड्यूल पे जाकर मैंने देखा पहला पेज है 1039, मैंने यहाँ पर लिख दिया 1039। अब शेड्यूल्स का लास्ट पेज क्या है वो मैं किस तरह देखूंगा कि मैं देखूंगा अगला डॉक्यूमेंट जो आ रहा है ना वो सेल्स टैक्स रूल का आ रहा है। मैं सेल्स टैक्स रूल पे जाऊंगा, एक पेज पीछे जाऊंगा, तो एक पेज पीछे मेरे पास जो पेज आ रहा है वो आ रहा है 1115। मैं 1115 लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर मैं चाहूँ थोड़ा पीछे चले जाता हूँ, क्योंकि ये रूल्स का इंडेक्स आ रहा है, थोड़ा और पीछे, तो ये आ गया मेरा लास्ट पेज जो है वो सेल्स टैक्स के शेड्यूल का 1101। तो इस तरह ये मैंने यहाँ पर इसके ऊपर लॉक लगा दिया, और इसको मैं नाम दे देता हूँ शेड्यूल है ये सेल्स टैक्स एक्ट का। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमारे इस्तेमाल में आ रही होती है वो होता है, क्योंकि मेनली क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको सेल्स टैक्स और एफईडी एक ही क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है, तो आप अगला जो लॉक लगाएंगे वो होगी सेल्स टैक्स के शेड्यूल के ऊपर। इसी तरह सर्च के ऑप्शन में जाएंगे, सर्च के ऑप्शन में जाकर देखिए पहला पेज मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है यहाँ से ही 1401, और उसके बाद अब लास्ट पेज मुझे देखना है, तो मैं अगेन अगले डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा, अगले डॉक्यूमेंट से एक पेज पीछे जाऊँगा, तो ये मेरा लास्ट पेज आ जाएगा 1421। ठीक है, तो ये मेरा एफईडी के शेड्यूल वाला भी स्क्रीन रेडी हो गया, एफईडी शेड्यूल। अच्छा, आप देखें मैंने यहाँ पर स्क्रीन तो अपनी रेडी कर ली है, लेकिन पेपर में मेरी जो ग्रिप है एफईडी के लॉस के ऊपर वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मुझे पता हो कि कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी है मेरी जिसके ऊपर एफईडी अप्लाई होता है और किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में कोई एक ऐसा आइटम आया हो जिसको मैं एफईडी में जाकर सर्च करूँ, वो आइटम भी मिल जाए और मैं उसको एफईडी लगा दूँ, जबकि मुझे पता लगे कि वो आइटम जो है एफईडी के स्कोप से ही बाहर था। तो आंखें बंद करके सर्च नहीं करना है चीज़ों को। हमें पहले ही चीज़ तो ये है कि देखिए बेरेक से चीज़ों को हम हमेशा रेफ़र कर रहे होंगे। पेपर में बेरेक्ट हमारा पेपर सॉल्व करके नहीं देगा, पेपर को सॉल्व हम अपनी प्रैक्टिस और अपनी प्रिपरेशन की बेस पे करेंगे। बेरेक सिर्फ हमारी मदद कर रहा होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने उसको किस तरह से यूज़ करना है कि वो हमारी मदद करे, ऐसा ना कि हमारे लिए वो नुकसानदेह हो जाए। तो ये हो गया। अच्छा, अब जो तीन स्क्रीन मेरे पास रेडी हो गई है, चौथी स्क्रीन भी मुझे सेल्स टैक्स के लिए काम आ रही होगी, वो मैं अपने पास ओपन कर लेता हूँ। और ये चौथी स्क्रीन होगी बेसिकली एसआरओज़ की, वो एसआरओज़ जो मुझे सेल्स टैक्स का क्वेश्चन करते वक्त हेल्प दे रहे होंगे। तो एसआरओज़ जो है ना वो मैं जो पहला लिंक है वहाँ से रेफ़र करूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तो एसआरओज़ की जो है इस वाले बेरेक के अंदर कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी मुझे लगी थी। अच्छा, जब मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ पर ऐसा जिस तरह के कोई डॉक्यूमेंट की कोई ट्री नहीं बनी हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि आप जब थोड़ा सा नीचे जाते हैं ना इसमें, तो एक इंडेक्स पेज है,
ये इंडेक्स पेज आ रहा है। इंडेक्स पेज के अंदर अगर आप देखेंगे तो 9 नंबर के ऊपर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट SROs एंड जनरल ऑर्डर्स, और इसका पेज नंबर उसने दिया हुआ है 1059। अब ये जो पेज नंबर है 1059, मैं इसके ऊपर लॉक नहीं लगा सकता। अगेन ये इस बेरेक का पेज नंबर है, फाइल का पेज नंबर नहीं है। तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं 1059 को सर्च करके उस पेज पे पहुँच जाता हूँ। 1059 सर्च किया मैंने, हाँ जी, सर्च करके मैं इस पेज नंबर पहुँच गया। अब ये पेज नंबर देखें, डॉक्यूमेंट का पेज नंबर है 1219, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल इसको लिख लेता हूँ 1219, ठीक है। और उसके बाद अगेन मैं इस पेज पे जाऊँगा, इंडेक्स वाले पेज पे, और इंडेक्स वाले पेज में उसने SROs का लास्ट पेज बताया 1083। तो मैं 1083 को सर्च करता हूँ, 1083 सर्च करते ही मैं ये पहुंच गया लास्ट पेज के ऊपर, जो कि मेरा SROs का है, सही है। तो 1083 और इसका लास्ट पेज क्या है 1259। तो अब मैं पेज लॉक लगाने की हालत में आ गया हूँ, तो मैं पेज लॉक लगा लेता हूँ 1259, ठीक है। तो ये मेरा पेज लॉक अप्लाई हो गया। अब जब भी मैं कोई चीज़ सर्च करूँगा तो ये इसी SROs के अंदर सर्च करके मुझे बताएगा। अगर तो लेट से एग्ज़ाम में कोई आइटम आता है जो कि मुझे याद पड़ रहा है कि हाँ मैंने किसी SRO में पढ़ा था, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सर्च कर लूँगा। अगर वो आइटम मुझे मिल जाता है तो फिर मैं देख लूँगा कि वो SRO मुझे बोल क्या रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मेरी सारी चीज़ें चल रही होंगी। और दूसरा ये है कि अगर मैं इसके फर्स्ट पेज पे भी जाऊँ, कौन सा था 1059, तो 1059 पेज नंबर के ऊपर भी अगर आप देखें तो एक बहुत अच्छी आपको इंडेक्स टाइप लिस्ट बना कर दी हुई है, जिसमें वो सब बता रहा है कि कौन सा SRO किस पर्पज़ के लिए, एक सॉर्ट ऑफ टाइटल दिया हुआ है हर SRO का। तो यहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। अगर एग्ज़ाम में आपको कोई चीज़ सर्च करनी हो तो आप इस इंडेक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। खैर, अच्छा, आप देखें, एक सवाल हमारे जहन में आ रहा होगा कि ये जितने भी SROs हैं और ये जो पेज लॉक हम लगा रहे हैं एग्ज़ाम में, ये सारी चीज़ें करने का हमारे पास टाइम होगा? तो देखिए, बिल्कुल टाइम होगा। पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता था जिसमें हम लिख नहीं सकते थे, अब ऐसी कोई चीज़ नहीं, हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं उस 15 मिनट के अंदर। और दूसरा ये कि ये कुछ आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे अगर आप सुकून के साथ भी ये सारी चीज़ें कर लें। तो एक बार ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी ना, तो उसके बाद चीज़ें बहुत आसान है। डायरेक्टली बस सर्च करनी है। हमारी आधे से ज़्यादा जो चीज़ें ढूंढने में टाइम लगता था, क्योंकि पहले जब हार्ड बाउंड बेरेक्ट आता था तो आप अज्यूम करें कि एक एक आइटम को किस तरह हर शेड्यूल में ढूंढना पड़ता होगा, उसको याद करना पड़ता होगा। तो ये सारी मेहनत जो हमारी बच रही है बेसिकली कंप्यूटर बेस पे शिफ्ट होने के बाद और सॉफ्ट फॉर्म में बेरेक्ट आने के बाद चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई हैं। तो उसको थोड़ा सा टाइम अगर हम पेपर में शुरुआत में दे देंगे सुकून के साथ, तो उसके बाद हमारा पेपर बहुत आसानी से अटैम्प्ट हो रहा होगा और ये चीज़ें हमें हेल्प करेगी। तो ये तो हमने देख लिया किस तरह से स्क्रीन हमें सेट करनी है और उनको किस तरह से फिर यूटिलाइज़ करना है। अच्छा, अब मैंने क्या किया है कि चूँकि अब हमने शेड्यूल्स में चीज़ों को सर्च करना होता है, तो बेसिकली हमें सर्च करने का भी तरीका आना चाहिए। तो सर्च करने के तरीके के लिए हम क्या करेंगे कि मैंने एक लिस्ट बनाई है जो हमारे क्लास के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, उसके अंदर आइटम्स की लिस्ट है। उनको एक बार हम सर्च करके देख लेते हैं कि क्या हम सर्च कर भी पा रहे हैं या नहीं। और मीनवाइल मैं क्या करता हूँ कि ये मेरी चूँकि SRO वाली स्क्रीन थी, तो मैंने यहाँ पर SRO का इसको टाइटल दे दिया। अब मेरी सारी स्क्रीन जो है वो सेट हो चुकी हैं। मैं लेट से अब ये मेरी आइटम की लिस्ट है, ये मुझे सर्च करने हैं सेल्स टैक्स के शेड्यूल के अंदर। तो सेल्स टैक्स के शेड्यूल के अंदर सर्च करते वक्त अब मैं जाता हूँ अपनी स्क्रीन पे, ये SRO की, इसके अंदर सर्च नहीं करूँगा। ये FED के शेड्यूल की है, यहाँ सर्च नहीं करूँगा। ये मेरी सेल्स टैक्स के शेड्यूल की स्क्रीन है। सेल्स टैक्स के शेड्यूल पे गया मैं, अब मैं सर्च कर रहा हूँ। तो देखें, सर्च करते हैं, पहला आइटम कौन सा है मेरे पास। पहला आइटम है फर्टिलाइज़र्स को सर्च करते हैं। अच्छा, जब मैंने फर्टिलाइज़र्स लिखा तो देखें फर्टिलाइज़र्स के बेसिकली मेरे पास यहाँ पर 2 मैचेस आ रहे हैं। तो अब एग्ज़ाम में ये चीज़ भी आपने देखनी होगी कि अगर किसी चीज़ के एक से ज़्यादा सर्च आ रहे हैं और वो अगर 3, 4 या 5, 6 कुछ इस तरह के हैं, तो आप उसको देख लें, इतना टाइम लगेगा नहीं। लेकिन इंश्योर कर लें कि ऐसा ना हो कि कोई चीज़ कहीं और आ रही हो, उसकी कोई इम्प्लीकेशन बनती हो और जिसको हम इग्नोर कर दें। बस एक आइटम देखा और लेट से अब ये आइटम कौन से शेड्यूल में आता है। अच्छा, ये वाला बेरेक, एक रीज़न ये भी है कि मैं क्यों रेफ़र करता हूँ कि इस बेरेक के अंदर अगर आप देखें तो ये उस पेज पे या उसके अगले पेज के ऊपर ये बता रहा होता है कि आप कौन से शेड्यूल के अंदर नेविगेट कर रहे हैं। तो ये 6 शेड्यूल के अंदर है। अब मुझे ऐसा नहीं है कि लेट से अगर मैं किसी शेड्यूल के बिल्कुल एंड पर हूँ या मिड में हूँ, तो मैं बिल्कुल ऊपर जाकर देखूँ कि ये कौन सा शेड्यूल चल रहा था। तो मैं उसी पेज के ऊपर से ये भी मालूम कर सकता हूँ कि मेरा शेड्यूल कौन सा था, उसके हिसाब से मैं जो टैक्स की ट्रीटमेंट है वो भी कर सकता हूँ। तो ठीक है, अगर मैंने देखा फर्टिलाइज़र दूसरी जगह कहाँ पर आ रहा है, दूसरी जगह आ रहा है ये कौन से शेड्यूल में, ये आ रहा है 8 शेड्यूल में और एज एन कंडीशन आ रहा है। इसका मतलब अगर मेरा कोई आइटम है ट्रीटमेंट के अंदर तो इसका मतलब मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ। खैर, फर्टिलाइजर्स आ गया, 6 शेड्यूल के अंदर था, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है, सिरप्स को सर्च करते हैं।
अच्छा, मैंने सिरप्स को जब सर्च किया तो सिरप्स आ रहे हैं थर्ड शेड्यूल के अंदर और इसका एक ही मैच है, दूसरा कोई है नहीं, देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो सिरप्स थर्ड शेड्यूल में, थर्ड शेड्यूल टैक्सेशन हो जाएगा रिटेल प्राइस पर। टाइल्स को सर्च करते हैं, टाइल्स। अच्छा, टाइल्स कहाँ पर आ रही हैं? टाइल्स आ रही हैं थर्ड शेड्यूल के अंदर, यानी इसके ऊपर भी रिटेल टैक्सेशन होगा। सेकेंड हैंड एंड वॉर्न फुटवेयर को लिखते हैं, सेकेंड हैंड एंड वॉर्न फुटवेयर। अच्छा, अब ये देखें ये कहाँ पर आ रहा है? ये आ रहा है 12 शेड्यूल के नीचे जो लिस्ट आ रही है ना उसमें। अब देखें एग्ज़ाम में ये चीज़ें आपने अभी से इंश्योर करनी है, इनके ऊपर ग्रिप लेने की ज़रूरत है कि अब 12 शेड्यूल के अंदर जो 12 शेड्यूल के नीचे जो लिस्ट आ रही है ना, मैं एग्ज़ाम में बैठकर ये पढ़ने नहीं बैठूंगा कि 12 शेड्यूल के नीचे कौन सी लिस्ट है और उसमें वो क्या कह रहा है। मुझे पता होना चाहिए कि 12 शेड्यूल के नीचे जो लिस्ट है ना बेसिकली वो एक्सेप्शन की है। वो किस चीज़ की एक्सेप्शन है? वो एक्सेप्शन है वैट की, यानी आप इसके ऊपर 3% का जो वैट है वो नहीं लगाएंगे, इर्रिस्पेक्टिव के वो कमर्शियल इम्पोर्ट से क्यों ना हो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा इसके कितने मैच थे? एक ही मैच था। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि अब अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ आती है ना आइटम जो कि सर्च करना हो और वो 2 वर्ड्स हो, तो उसको थोड़ा सा इस तरह भी चेक कर लिया करें एक साथ लिख कर। अब एक साथ करके लिखेंगे ना तो ये देखिए कहाँ पर लेकर जा रहा है मुझे, ये दूसरी जगह पे भी लेकर जा रहा है। इससे पहले जब ये अलग अलग लिखे थे तो एक ही मैच दे रहा था और वो था 12 शेड्यूल के एक्सेप्शन के अंदर। अब ये यहाँ पर मुझे लेकर आया 8 शेड्यूल के अंदर, और 8 शेड्यूल के अंदर इसके ऊपर रिड्यूस टैक्सेशन है 5% का। तो ये भी एक स्केल है जो आपकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप सर्च करेंगे, ये डेवलप होगी और आपको पता लगेगा कि अगर एक से ज़्यादा वर्ड वाला कोई आइटम है तो मैं उसको इस तरह से भी सर्च करके चेक करूँ। अच्छा, उसके बाद है पेंट्स। पेंट्स को मैंने सर्च किया, एक ही रिज़ल्ट आ रहा है, वो कहाँ पर आ रहा है? थर्ड शेड्यूल के अंदर, यानी इसके ऊपर भी रिटेल टैक्सेशन। कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल घी, कुकिंग ऑयल और वेजिटेबल घी ये कहाँ आ रहा है? ये बेसिकली मेरे पास आ रहा है 11 शेड्यूल के अंदर। और 11 शेड्यूल के अगेन यही बात है कि 11 शेड्यूल के बाद जो लिस्ट आ रही है वो किस चीज़ की है? वो लिस्ट है 11 शेड्यूल की एक्सेप्शन की, यानी इनके ऊपर विथहोल्डिंग नहीं होगी। वेजिटेबल घी भी इसके साथ आ रहा था। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, देखिए मैंने इलेक्ट्रिकल सर्च किया तो इलेक्ट्रिकल के मेरे पास 3 सर्चेज आ रहे हैं। ठीक है, 3 रिजल्ट है, मैं तीनों रिजल्ट्स को देख लेता हूँ। एक है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल गुड्स इंक्लूडिंग एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीज़र, टेलीविज़न, रिकॉर्डर, प्लेबैक, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, इलेक्ट्रिक फ़ैन, इलेक्ट्रिक आयरन, वॉशिंग मशीन एंड टेलीफोन एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब आपने देखना होगा कि आपका आइटम इन कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं। दूसरा मैंने देखा मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल एंड ट्रांसमिशन गियर। ठीक है, ये आ रहा है, ये कौन से शेड्यूल के अंदर है? ये 5th शेड्यूल के अंदर आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है अगले पेज के ऊपर 5th शेड्यूल। इसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब देखें ये कहाँ आ रहा है? 11 शेड्यूल के अंदर है, 3rd शेड्यूल से पहले। ठीक है, तो ये भी इसकी एक्सेप्शन है। अगला आइटम मेरे पास क्या है? सिल्वर इन अनवर्क कंडीशन। सिल्वर के एक ही मैच आ रहा है इन अनवर्क कंडीशन। ये कहाँ पर है? ये आ रहा है 12 शेड्यूल के नीचे लिस्ट में, यानी ये भी इसकी एक्सेप्शन है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है शैम्पू। देखिए अब जब मैंने शैम्पू सर्च किया तो ये मुझे कहाँ ले गया? 3rd शेड्यूल के ऊपर, यानी इसका भी रिटेल प्राइस के ऊपर टैक्सेशन होगा। लेकिन देखिए एक बात, आपने सवाल को गौर से पढ़ना है। मोस्टली क्या होता है आईकैप के एग्ज़ाम के अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दी हुई होती है, जिसको हमने इग्नोर करना होता है। लेकिन सेल्स टैक्स के क्वेश्चन में और इनकम टैक्स के क्वेश्चन के अंदर भी अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, लेट्स से यहाँ पर देखें शैम्पू अंडर DTRR 2001। अब ये अगर कोई चीज़ लिखी हुई है ना, ये आपके लिए कोई हिंट है, इससे कोई ना कोई कंडीशन होगी जो मीट हो रही होगी, उस पर हमारी इंप्लीकेशन होगी टैक्सेशन की, तो आपने उसको इग्नोर नहीं करना, देखना है। अब ये DTRR का मतलब क्या है? ड्यूटी एंड टैक्स रिमिजन रूल। मैं इसको यहाँ पर सर्च करता हूँ, तो मैंने DTRR सर्च किया तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन जब मैं उसको ड्यूटी एंड टैक्स सर्च करता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या, ये मुझे लेकर आ गया 5th शेड्यूल के अंदर, और वहाँ पर ये बोल रहा है सप्लाईज मेड टू एक्सपोर्टर अंडर DTRR 2001 सब्जेक्ट टू ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रोसीजर रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड देयरिन। यानी कि अगर ये वाला जो आइटम है, पहले ये शैम्पू जा रहा था 3rd शेड्यूल के अंदर, अगर मैं DTR वाली बात को इग्नोर करता तो मैं रिटेल प्राइस टैक्सेशन कर देता, जो कि गलत था क्योंकि उसने आगे DTRR वाली बात लिखी हुई थी। उसको जब मैं सर्च करके देखता हूँ तो अब मुझे पता लग रहा है कि ये 5th शेड्यूल के अंदर जा रहा है, उसके ऊपर 0 डेट पे टैक्सेशन होगा, उसकी नॉर्मल सप्लाई की वैल्यू ऑफ सप्लाई भी नॉर्मल होगी।
ठीक है। तो इस तरह से आपने चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, और ये अगेन डेवलप होगी जब जितनी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितनी बार आप चीज़ों को सर्च करेंगे और जितने क्वेश्चन करेंगे। स्टोरेज, बैटरीज, स्टोरेज के कितने सर्च आ रहे हैं? 3 सर्च आ रहे हैं, मैं देख लेता हूँ। बैटरीज़ के साथ तो नहीं है पहला वाला, हाँ देख रहे हैं, स्टोरेज बैटरीज एक्सक्लूडिंग दो सोल्ड टू ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर और असेंबलर्स। ठीक है, अच्छा ये किसको सेल की? हमने प्राइवेट स्कूल्स को सर्च किए, प्राइवेट स्कूल को सेल किए, यानी ये मेरी कंडीशन को मीट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर थर्ड शेड्यूल अप्लाई कर दूँगा। अच्छा उसके बाद क्या है? सेकेंड हैंड वॉर्न क्लोथिंग, ये वाला हमने सर्च कर लिया ऊपर ही मिलाकर। अच्छा उसके बाद है टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर सर्च किया तो ये एक ही मैच आ रहा है उसका, और टिश्यू पेपर कहाँ है? थर्ड शेड्यूल के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आ जाता है हाईलाइटेड। स्क्वाशेस, स्क्वाशेस भी आ गया, स्क्वाशेस कहाँ पर आ रहा है? ये भी थर्ड शेड्यूल के अंदर आ रहा है, तो या तो उसी पेज के ऊपर लिखी होगी या उसके अगले पेज के ऊपर शेड्यूल का नाम भी आ रहा होगा, तो ये फ़ायदा हो जाता है हमें। कूल डे लाइट एनर्जी सेवर, एक ही आ रहा है, मैं इसके साथ डे लाइट भी लिख कर देखता हूँ। कूल डे भी लिखा, नहीं आ रहा, खाली डे लाइट लिखता हूँ, नहीं आ रहा, अलग अलग करके लिख लेता हूँ। इसके 10 सर्चेस आ रहे हैं, उसको जल्दी जल्दी देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये डे लाइट वाली कोई चीज़ नहीं है, ये डे ऑफ द मंथ की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैंने सारी सर्चेस देख ली, और अब इसको मैंने अलग अलग तरीके से हर जगह पे चेक कर लिया। बस एनर्जी सेवर है वो भी चेक कर लेता हूँ एक बार। एनर्जी सेवर भी नहीं आ रहा, खाली एनर्जी के नाम से लिख रहा हूँ तो 2 मैचेस आ रहे हैं, और ये वाला भी उसका नहीं है पढ़ के मुझे लग रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सेवर भी लिख लेता हूँ एक बार, सेवर के नाम से। अब देखें, कोई आइटम इस तरह से जब पेपर में आपके पास आता है, उसको आप हर एंगल से सर्च कर चुके हो, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, तो बस फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि आपने हर एंगल से उसको सर्च कर लेना, नहीं मिल रहा है दैट्स मीन कि वो शेड्यूल में एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं करता तो उसके ऊपर नॉर्मल टैक्सेशन करें, उसको आगे बढ़ा दें। उसके बाद है मैंगो एंड बनाना। अब देखिए, मैं मैंगो सर्च किया, मैंगो सर्च कर रहा हूँ, नहीं आ रहा, बनाना सर्च किया, नहीं आ रहा। अब देखिए, मैंगो और बनाना अगर एक साथ आ रहा है ना, तो हो सकता है कि इनके लिए कोई जनरल टर्म भी यूज़ हो रही है। मैंगो बनाना फ्रूट की कैटेगरी में होते हैं, फ्रूट्स ही हैं, तो इसके लिए जनरल टर्म हो सकता है फ्रूट की कोई हो जो यूज़ हो रही हो। मैंने फ्रूट सर्च किया, FRUIT, देखें फ्रूट्स के मेरे पास फ्रूट्स लिखा, तो एडिबल फ्रूट्स। अब ये कहाँ आ रहे हैं? ये आ रहा है 6 शेड्यूल के अंदर। और दूसरा इसका कोई सर्च है, हाँ बिल्कुल दूसरा रिजल्ट भी है, और वहाँ वो कहाँ पर है? ये रहा, फ्रूट ऑफ जेनस कैप्सिकम और ऑफ दी जेनस पाइमेंटा। खैर, तो हमारा जो आइटम है वो फॉल कर रहा है 6 शेड्यूल के इस एंट्री नंबर 46 के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से भी आपने चीज़ों को दूसरे एंगल से सर्च करके देखना है। अगेन ये चीज़ें सारी प्रैक्टिस से डेवलप होंगी। मिनरल वाटर, मिनरल लिखा मैंने, तो ये मुझे लेकर आ गया मिनरल और बॉटल वाटर के ऊपर, और एक ही इसका भी रिजल्ट है, थर्ड शेड्यूल के अंदर आ रहा है, रिटेल प्राइस टैक्सेशन। लास्ट हमारे पास आइटम है फिनिश्ड फैब्रिक। ठीक है, सर्च करते वक्त स्पेलिंग का खास ख्याल रखना है कि आप स्पेलिंग गलत ना लिख रहे हो। पता लगा कि आइटम एग्जिस्ट करता हो मगर स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी, इस वजह से वो रिजल्ट में नहीं आ रहा हो। अच्छा, आप देखें ये आ रहा है यहाँ पर कौन से शेड्यूल में? 8 शेड्यूल में। 8 शेड्यूल में यहाँ पर है सप्लाईज एज मेड फ्रॉम रिटेल आउटलेट्स एज आर इंटीग्रेटेड विद द बोर्ड कंप्यूटराइज सिस्टम फॉर रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ सेल्स। अच्छा, आप देखें एक मुझे क्वेश्चन याद पड़ रहा है जिसमें ये एंट्री थी कि उसने अपनी रिटेल आउटलेट से, जहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल भी उसने इंस्टॉल किया हुआ था, वहाँ से फिनिश फैब्रिक सेल किया था, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन वाली बात भी थी। हाँ ये देखिए वैल्यू एडिशन यहाँ पर एंड में लिखा हुआ है। तो अब ये वो चीज़ें जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन होती हैं, इन्हें हमें इग्नोर नहीं करना। अब वैल्यू एडिशन 4% का देखकर हमने देखा था कि हो सकता है हमारे दिमाग में आओ कि ये ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसका कोई काम नहीं है सवाल के अंदर, कैलकुलेशन में कोई काम नहीं। हाँ कैलकुलेशन में कोई काम नहीं था, लेकिन सर्च करते हुए अगर आप वैल्यू एडिशन भी सर्च करते हैं ना 4% का, तो वो आपको यहीं पे लेकर आ जाता है। आपको पता लगता है कि 8 शेड्यूल के अंदर है और 15% के ऊपर टैक्स होगा। तो खैर इस तरह से हमने चीज़ों को देखा कि किस तरह हमें शेड्यूल्स को, किस तरह हमने इंडेक्स को, किस तरह बेसिकली हमने सेक्शंस के ऊपर ग्रिप लेनी है, किस तरह कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको हमने याद रखकर उस सेक्शन पे डायरेक्टली मूव करना है, उस सेक्शन को किस तरह से हम देख सकते हैं। एक चीज़ और बताऊं कि अगर मैं लेट से, ये सेल टैक्स का मेरा इंडेक्स का पेज था, अब अगर मुझे जाना है लेट से कोई सेक्शन है सेक्शन 21 पे, ठीक है, तो मैं सेक्शन 21 का पेज नंबर भी चाहूँ तो सर्च कर सकूँ, लेकिन पेज नंबर यहाँ थोड़ा अजीब सा है जिसको सर्च करने में शायद मुश्किल हो। मैं क्या करूँगा कि सर्च करूँगा यहाँ पर, अब ये इंडेक्स का पेज है, मैं इस पर सर्च नहीं कर रहा हूँ। आई होप कि ये लेक्चर जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।